like शुरू होती है और हम देखते हैं बड़े बड़े बब्बों वाली चुटकी मस्तानी को जो कि किसी चूतिया से शादी करने जा रही होती है। लेकिन तभी वो चूतिया उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी हाथी के बच्चे से शादी नहीं कर सकता। अभी देखकर चूची मस्तानी चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तो सिर्फ एक बुरा सपना देख रही थी। अब चूची मस्तानी उठकर बाहर आती है और अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू करती है। वो लिखती है कि मुझे इस बार भी एक बुरा सपना आया कि मेरी कभी भी शादी नहीं होने वाली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे भी मेरे सपनों का राजकुमार मिले जो मुझसे शादी करे और मुझे दिन रात घोड़ी बनाए। इसी दौरान वो सामने के घर में एक बुढ़िया को देखती है जो कि शादीशुदा नहीं थी और हमेशा अकेली रहती थी। अब उस बुढ़िया को देखकर चूची मस्तानी कहती है कि नहीं, मैं इस जैसी कभी नहीं बनूंगी, मैं बाहर जाऊंगी और जो भी चूतिया मुझे पहले दिखेगा मैं उसे दबोचकर रगड़ दूंगी। जिसके बाद चूची मस्तानी नाचते हुए बाहर जाती है और लड़कों के पास जाकर उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन उसके 200 किलो के बब्बे और 500 किलो की गांड देखकर कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता और सभी उससे पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगते हैं। अब क्योंकि चूची मस्तानी को किसी भी लड़के ने भाव नहीं दिया था, इसलिए वो निराश होकर एक कैफे में जाती है जो कि उसके बाप का ही था और वो वहां पर वेटरेस का काम करती थी। तभी वहां पर उसका बाप आता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी से अपने लिए एक लड़का ढूंढो और उससे शादी कर लो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि उसका घोड़ा भी मेरी तरह काला होना चाहिए। इसी दौरान वहां पर उसकी माँ आती है और उसे कहती है कि ये भी ध्यान रखना कि वो लड़का मेरी तरह इंडियन होना चाहिए। तभी वहां पर उसकी बहन आती है और उसे कहती है कि वो लड़का जापानीज भी होना चाहिए। अब चूची मस्तानी कंफ्यूज हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसका बाप उसे वहां पर काम करने वाले एक घोंचू से मिलवाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी बेटी को घोड़ी बनाना चाहोगे। लेकिन वो घोंचू भी उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे इतनी मोटी गांड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी सुनकर चूची मस्तानी और भी निराश हो जाती है और अपना काम करने लगती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम भोसड़ी लाल होता है और वो चूची मस्तानी को पहली नजर में देखते ही उसके प्यार में बावली गांड हो जाता है। अब चूची मस्तानी भी उसे देखकर उसके प्यार में पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बाप को देखने के लिए पीछे मुड़ती है तभी वो भोसड़ी लाल को अपनी केतली से मारकर बेहोश कर देती है। फिर जब उसे वो वहाँ पर कहीं नहीं मिलता तो चूची मस्तानी को लगता है कि शायद वो उसे छोड़कर भाग चुका है। अब चूची मस्तानी अपने इस मोटे शरीर और बदसूरत शक्ल से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो अपना मेकओवर करवाने के लिए बाल छतरी के पास जाती है जो कि उस जैसी बदसूरत लड़कियों को सुंदर बनाने का काम करता था। लेकिन तभी बाल छतरी उसको देखकर कहता है कि भैंसचोद ये क्या बकचोदी है, मुझे नहीं लगता कि मैं भी तुम्हें सुंदर बना पाऊंगा। अभी सुनकर चूची मस्तानी निराश होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी बाल छतरी उसे रोकते हुए कहता है कि ठीक है अंदर आ जा, मैं एक बार तो ट्राई करके देख ही सकता हूँ। फिर चूची मस्तानी उसे बताती है कि आज मैं एक लड़के से मिली, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो मुझे छोड़कर वहां से चला गया। तभी बाल छतरी कहता है कि शायद तुमने उसे अच्छे से किस नहीं किया होगा, चलो मुझे करके बताओ कि तुम कैसे किस करती हो। अब बाल छतरी जैसे ही उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है तभी चूची मस्तानी उसे पकड़कर कुत्ते की तरह चाटना शुरू कर देती है। अब उसकी हरकत से परेशान होकर बाल छतरी उसे कहता है कि भोसड़ी की अगर तू ऐसे करेगी तो तेरे से लड़का तो क्या कोई कुत्ता भी सेट नहीं होने वाला। जिसके बाद वो उसे अपने गैराज में लेके जाता है जहाँ पर कुछ मुस्टंडे थे जो आज उसकी अच्छी खासी सर्विस करने वाले थे। अब चूची मस्तानी को वहाँ पर लिटा दिया जाता है, जिसके बाद सभी मुस्टंडे मिलकर पूरे दिन उस पर मजदूरी करते हैं और उसे मोटी और बदसूरत से एक पतली और सुंदर लड़की बना देते हैं। अब चूची मस्तानी इतनी ज्यादा सुंदर हो गई थी कि उसको देखकर किसी भी लड़के का घोड़ा तुरंत खड़ा हो जाता। फिर चूची मस्तानी एक डेट कंपटीशन में जाती है जहाँ पर उसी की तरह बाकी की खूबसूरत लड़कियां भी आई हुई थी और अगर उनमें से कोई भी ये कंपटीशन जीत जाएगा तो उसे भोसड़ी लाल के साथ आज रात को डेट पर जाने का मौका मिलेगा। अब वहाँ पर भोसड़ी लाल को बुलाया जाता है जो कि वहाँ पर एक एक करके सभी लड़कियों से मेल मिलाप करता है, लेकिन उसे उनमें से सिर्फ चूची मस्तानी ही पसंद आती है, इसलिए वो उसे छोड़कर बाकी सभी लड़कियों को बंदूक से उड़ा देता है। अब चूची मस्तानी और भोसड़ी लाल साथ में डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन बातों के दौरान भोसड़ी लाल के पिछवाड़े में पता नहीं कौन सी चुल मचती है, वो अचानक से पूरा ही बावली गांड हो जाता है और चूची मस्तानी के सामने चूतियों वाली हरकतें करने लगता है। फिर डिनर के बाद जब वो दोनों बाहर घूम रहे होते हैं तभी चूची मस्तानी के भी पिछवाड़े में अचानक चुल सी मचती है और वो जाकर सामने खड़े हुए भिखारी को पीटने लगती है। अभी देखकर भोसड़ी लाल भी उसके पास आ जाता है, जिसके बाद पहले तो वो दोनों उस भिखारी को कुत्ते की तरह मारते हैं और फिर वो उसकी दारू की बोतल लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को चूसते हुए अपने घर पर आते हैं, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात पलंग तोड़ गचागच करते हैं। अब पूरी रात मजदूरी करने के बाद जब अगली सुबह भोसड़ी लाल मूतने के लिए बाथरूम में जाता है तो वो वहाँ पर चूची मस्तानी की बड़ी वाली कच्ची को देखता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये वही चूची मस्तानी है जो उस दिन उसे कैफे में मिली थी। इसके बाद वो दोनों चूची मस्तानी के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, जहाँ चूची मस्तानी की माँ भोसड़ी लाल से पूछती है कि क्या कल रात तुमने मेरी बेटी को घोड़ी बनाया था। जिसके बाद वो उसे एक डिब्बी देती है और कहती है कि इसमें तुम अपने मुठ का सैंपल ला कर दो ताकि हम ये चेक कर सके कि तुम बच्चा पैदा करने के लायक हो भी या नहीं। अब भोसड़ी लाल जैसे ही उसको लेकर बाथरूम में जाता है तभी वो वहाँ पर उनके बिल्ले को देखता है जो कि उनकी कमोड में बैठकर टट्टी कर रहा होता है। फिर वो सभी साथ में मिलकर लंच करने लगते हैं, जिस दौरान भोसड़ी लाल को वहाँ पर रखा हुआ एक बहुत बड़ा वाज दिखाई देता है। तभी चूची मस्तानी की माँ बताती है कि इसमें मेरी सासू माँ की अस्थियां पड़ी हैं। फिर भोसड़ी लाल माहौल को शांत करने के लिए वहाँ पर शैंपेन खोलने लगता है, लेकिन तभी उसका ढक्कन सीधा जाकर उनके वास पर लगता है और वो नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी उसके अंदर से चूची मस्तानी की दादी निकलती है जो कि सूख कर पापड़ बन चुकी थी। तभी उसकी दादी के ऊपर उनका बिल्ला आता है और निरोध लगाकर उनको बजाना शुरू कर देता है।
बहन चोद पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस मूवी में। अब डिनर करने के बाद भोसड़ीलाल चूची मस्तानी को एक ज्वेलरी शॉप में लेके जाता है और उसको एक रिंग देकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर चूची मस्तानी भी उसे हाँ कर देती है। फिर अगले दिन चूची मस्तानी का पूरा परिवार मिलकर भोसड़ीलाल के परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। इसी दौरान चूची मस्तानी का बाप भोसड़ीलाल से कहता है कि अगर कभी भी तूने मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं तेरे पिछवाड़े में डंडा डालकर तुझे वापस चाइना भेज दूंगा। इसके बाद वो सभी भोसड़ीलाल के घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि जंगलों के बीच में बना हुआ था। फिर वो वहाँ पर एक आदमी को उछल कूद करते हुए देखते हैं, जो कि भोसड़ीलाल का बाप होता है और इसका नाम होता है किंग कॉन्ग। फिर किंग कॉन्ग चूची मस्तानी के पूरे परिवार से मिलता है, लेकिन जब वो चूची मस्तानी के पास आता है तो वो उसे पकड़कर वहीं पर लपेटना शुरू कर देता है। इसके बाद वो सभी भोसड़ीलाल की माँ से मिलते हैं, जिसका नाम दे देती है और ये गचागच की थेरेपिस्ट होती है। अब वो सभी भोसड़ीलाल और चूची मस्तानी की शादी की डेट फिक्स करने लगते हैं, लेकिन तभी चूची मस्तानी का बाप उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं इस शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं देने वाला। तभी दे देती कहती है कि तुम चिंता मत करो, सारा खर्चा हम करेंगे। जिसके बाद वो सभी मिलकर इस संडे को शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। इसके बाद जब चूची मस्तानी और उसका बाप साथ में घूम रहे होते हैं तो चूची मस्तानी का बाप उसे कहता है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम निकी से शादी करो। और ये वही चोमू है जो उनके कैफे में काम करता था। फिर निकी उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए घोड़ी बनने को तैयार हो, लेकिन चूची मस्तानी उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम दे देती को देखते हैं, जो कि चूची मस्तानी की माँ से पूछ रही होती है कि आखिरी बार तुमने घचागच कब किया था। उसकी माँ कहती है कि काफी साल हो गए। जिसके बाद वो उसे अपनी गुफा दिखाती है जिसमें अब जाले लग चुके थे। फिर हम चूची मस्तानी और भोसड़ीलाल को देखते हैं, जो कि भोसड़ीलाल की दोस्त से मिलने एक रिजॉर्ट में जाते हैं। तभी वहाँ पर आती है हूत की सौदागर, जो कि भोसड़ीलाल की एक्स गर्लफ्रेंड थी और दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसका कटीला बदन देखकर भोसड़ीलाल वहाँ पर खड़ा खड़ा ही अपना पानी छोड़ देता है। अब हूत की सौदागर को देखकर चूची मस्तानी उसे कहती है कि चूतिया तूने इस जैसी पटाखा को छोड़ कैसे दिया। इस पर भोसड़ीलाल कहता है कि मैंने इसे नहीं छोड़ा, इसने खुद ही मुझे धोखा दिया था। फिर हूत की सौदागर उन दोनों के पास आती है और उनके सामने पूरी नंगी हो जाती है। अब दोस्तों मैं तो आपको वो सीन नहीं दिखा सकता, लेकिन मुझे देखने में बहुत मजा आया। इसके बाद हूत की सौदागर और चूची मस्तानी साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पर हूत की सौदागर उसके लिए एक वेडिंग ड्रेस लेती है, जिसमें चूची मस्तानी बिल्कुल बकवास लग रही थी। वही चूची मस्तानी की ड्रेस इतनी भारी थी कि वो उसे संभाल नहीं पाती और एक इलेक्ट्रिक बॉक्स के ऊपर जाकर गिर जाती है। अब करंट लगने की वजह से चूची मस्तानी बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास एक सुपर पावर आ चुकी है, जिसकी मदद से वो किसी के भी मन की बात को सुन सकती है। इसी दौरान वहाँ पर हूत की सौदागर आती है, जो कि सोच रही होती है कि वो किसी तरह इन दोनों की शादी को तोड़ देगी और खुद भोसड़ीलाल से शादी कर लेगी। अभी सुनकर चूची मस्तानी को गुस्सा आ जाता है और वो भागकर एक तलवार लेकर आती है। तभी हूत की सौदागर भी अपनी तलवार निकाल लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं। फिर उसी रात भोसड़ीलाल और चूची मस्तानी की एक डिनर पार्टी होती है, जहाँ पर हूत की सौदागर भी एकदम पटाखा बनकर पहुंच जाती है और भोसड़ीलाल पर लाइन मारना शुरू कर देती है। फिर भोसड़ीलाल उसके पास जाता है, जहाँ हूत की सौदागर उसे कहती है कि तुम्हें चूची मस्तानी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें इतने मजे दूंगी कि तुम चूची मस्तानी को याद भी नहीं करोगे। लेकिन भोसड़ीलाल उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ चूची मस्तानी से ही प्यार करता हूँ और उसी के साथ ही शादी करना चाहता हूँ। फिर अगला दिन चूची मस्तानी की शादी का दिन था, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठती है वो देखती है कि उसके मुंह पर एक बड़ा सा पिंपल उगा होता है। फिर वो जैसे ही उसको फोड़ने की कोशिश करती है, तभी वो उड़ते हुए दीवार से टकराती है और बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम भोसड़ीलाल को देखते हैं, जो कि चूची मस्तानी का वहाँ पर वेट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हूत की सौदागर आती है और उसे कहती है कि चूची मस्तानी तुम्हें डिजर्व नहीं करती, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन भोसड़ीलाल उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ चूची मस्तानी से ही शादी करूंगा। तभी हूत की सौदागर कहती है कि चलो तुम मुझसे शादी तो मत करो, लेकिन क्या आखिरी बार मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। अब भोसड़ीलाल उसे हाँ कर देता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें ऐसा करते हुए चूची मस्तानी देख लेती है और भोसड़ीलाल से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन चूची मस्तानी भोसड़ीलाल से अब तक गुस्सा ही रहती है। वहीं भोसड़ीलाल भी रात को चूची मस्तानी के घर के सामने खड़ा होकर हनी सिंह का वॉल्यूम 1 बजाता है, लेकिन चूची मस्तानी उससे भी नहीं मानती। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब चूची मस्तानी अपने कैफे में होती है, तभी वहाँ पर जिमी आता है और चूची मस्तानी से फिर से पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए घोड़ी बनने को तैयार हो। अब क्योंकि चूची मस्तानी अपनी जिंदगी अकेले नहीं जीना चाहती थी, इसलिए वो उसे हाँ कर देती है। फिर अगला दिन उन दोनों का शादी का दिन होता है, जहाँ पर हम चूची मस्तानी को देखते हैं, जो कि शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो अपने और भोसड़ीलाल के साथ बिताए हुए उन हसीन पलों को याद करने लगती है। अब पादरी जैसे ही चूची मस्तानी से पूछता है कि क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो, तभी चूची मस्तानी का बाप उसे मना कर देता है और कहता है कि शायद मैं भोसड़ीलाल को लेकर गलत था, वो एक अच्छा आदमी है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसी से ही शादी करनी चाहिए। अभी सुनकर चूची मस्तानी भागते हुए भोसड़ीलाल के पास जाती है, जो कि 3 हफ्तों से अपने घर की छत पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन रात होने तक भी जब वो वहाँ पर नहीं आती तो वो उस बिल्डिंग से उतरकर वापस नीचे आ जाता है। उधर चूची मस्तानी भी जब बिल्डिंग की छत पर जा रही होती है तो उसे फिर से हूत की सौदागर मिलती है, लेकिन तभी चूची मस्तानी उसे पकड़कर नीचे फेंक देती है और कहती है कि भोसड़ी की मेरे बंदे से दूर रही हो। जिसके बाद वो भागती हुई जब छत पर पहुंचती है तो वो देखती है कि भोसड़ीलाल वहाँ पर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ भोसड़ीलाल नीचे आ जाता है और सड़क पर खड़ा होकर भगवान से चूची मस्तानी को मांगने लगता है। इसी दौरान ऊपर चूची मस्तानी का पैर फिसलता है और वो सीधा आकर भोसड़ीलाल की बाहों में गिरती है। फिर भोसड़ीलाल उसे फिर से प्रपोज करता है और पूछता है कि क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी, जिस पर चूची मस्तानी उसे हाँ कर देती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि भोसड़ीलाल और चूची मस्तानी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और फिर खुशी खुशी एक दूसरे के
साथ रहने लगते हैं और कुछ इसी तरह से ये वाहियात बकवास चूतिया सी फिल्म यहीं पर ही खत्म हो